तो जो बोलते हैं ना, 3 बड़े बड़े जो मोटे पेट वाले भुक्कड़ लोग खा रहे हो तो नीचे थोड़ा गिर जाता है। गटर के ऊपर सेल्फी पॉइंट बना दिया, और ये मेट्रो वेट्रो जो बना रही है, सब अपने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स का दाम बढ़ाना है। जब फ़लस्तीन का नरसंहार हो रहा था गाज़ा में, तो वहाँ पर भी हमने उसके लिए आंदोलन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हमको मना किया था, पर उसके लिए हमने पुलिस केसेस लिए अपने सर पर, क्योंकि जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर लाल झंडा खड़ा रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CPIM के कैंडिडेट जो 22 से उम्मीदवारी कर रहे हैं, सादिक पाशा। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जनता इन्हें क्यों चुने और क्या इनके मुख्य मुद्दे होंगे इस महानगर पालिका चुनाव में, कि ये जीत कराने के बाद ये क्या प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर के ये चुनाव में उम्मीदवारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और जनता आपको क्यों चुने ये बताएं। मेरा नाम सादिक बाशा है, और मैं, ऐसा नहीं है कि आज इलेक्शन आया है तो मैं आपके सामने आया हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पिछले कई सालों से, मतलब दशकों से जो है, मतलब 10-15 साल से मैं और मेरी पार्टी CPIM नया नगर में सक्रिय है, और लोगों के हर मसलों को लेकर हमने लगातार जद्दोजहद किया है। तो जो काम हमने सड़कों पर किया है, हक की बात जो लड़ाई लड़ी है, वही काम हम नगर पालिका में करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मेरी खुद की कंपनी है बोरीवली में, और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हूँ। यहाँ लगभग 7 पार्टियाँ चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में कैसे आप अपनी जीत को सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि आप जीतेंगे? क्या स्ट्रेटेजी है इसकी? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी 7 पार्टी के बारे में आपने बात बताया है, नया नगर की अगर बात करूं प्रभाग 22 की, तो यहाँ पर 2 ही पार्टी है जिसका प्रेजेंस है। एक तो CPIM है और एक है कांग्रेस पार्टी। बाकी जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शंस आए हैं तो एक बरसाती मेंढक की तरह वो आए हैं। ठीक है, इलेक्शंस हैं, उनको भी हक है लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का, बट लोगों के बीच में हमने लगातार काम किया है। जो मैं पहले बता रहा था कि लोग मुझे जानते हैं, लोग मेरी पार्टी को जानते हैं। इस इलाके में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सड़कों पर हमने लड़ाई लड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊँ कि जब देश में NRC NPR आया था, तो उस मुद्दे को लेकर पूरे मीरा रोड में, मीरा भाईंदर में मैंने और मेरी पार्टी ने जो है बड़े पैमाने में आंदोलन किए, वो एक आंदोलन किया। फिर हमारा जो फ़लस्तीन को लेकर जब फ़लस्तीन का नरसंहार हो रहा था गाज़ा में, तो वहाँ पर भी हमने उसके लिए आंदोलन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने हमको मना किया था, पर उसके लिए हमने पुलिस केसेस लिए अपने सर पर, क्योंकि जहाँ अन्याय होगा वहाँ पर लाल झंडा खड़ा रहेगा। लाल झंडा जो है सिर्फ राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं है, लाल झंडा जो है राजनीतिक बदलाव के लिए है, और वो बदलाव ऐसा हो जिस बदलाव की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो। कोविड के अंदर लगातार हम लोगों ने काफ़ी काम किया, राशन बांटने से लेकर प्राइवेट स्कूल की जो फीस बढ़ी हुई थी उसको लेकर आंदोलन किए, जब अस्पताल वाले लूट रहे थे उसको लेकर आंदोलन किए। मतलब ऐसा कोई मसला नहीं होगा, मुद्दा नहीं होगा जिसको लेकर हम सड़क पे नहीं है। तो 5-10 साल से हम काम कर ही रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और आप मुझे जिताओगे तो मैं वो काम करूंगा। इलेक्शन 15 तारीख को होगा, 16 तारीख को रिजल्ट होगा, 17 तारीख को मैं फिर से सड़क पर रहूँगा, मेरी पार्टी फिर से सड़क पर रहेगी, लोगों के मुद्दों पर काम करेगी। अब लोगों को तय करना है कि कॉर्पोरेटर करके रहेंगे कि कैसे रहेंगे। जो मुद्दे हम आम राजनीतिक सीट, मतलब एक कार्यकर्ता करके रेस कर रहे हैं, वो मुद्दा कॉर्पोरेटर करके रेस करेंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यकीन से लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कॉर्पोरेटर यहाँ से बना दिया जाता है, वो लोग चुन कर देते हैं, तो कोई प्राइवेट स्कूल यहाँ पर जो मनमानी फ़ीस बढ़ा रही है और वो फ़ीस के चलते किसी बच्चे को जो है शिक्षा से वंचित रख दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं और मेरे पार्टी के लोग इंश्योर करेंगे कोई प्राइवेट स्कूल अपने मनमानी तरीके से बच्चों को पढ़ाई उसका रोक ना सके। वही अस्पताल के बारे में आपको मालूम है क्या? आपने कहा कि प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाएगा तो और बेहतर तरीके से समाज सेवा कर पाएंगे। एक फेसबुक पोस्ट आपकी बड़ी चर्चा चल रही है इस वक्त, वो ये है कि आपने अपना QR कोड फेसबुक पर पोस्ट किया है और आप सहयोग मांग रहे हैं उसका। आपने उसमें ये मेंशन किया है कि मैं किसी कॉर्पोरेटर या बिल्डर के सहयोग से या उनके संरक्षण में नहीं हूँ। तो ऐसे में लोगों के मन में आम विचार आ रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और पहले ही जनता से ले रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? ऐसे तो आम धारणाएं होती हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव लड़ने के बाद लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा नेता जो चुन के आता है वो हमको देगा कुछ न कुछ, चाहे वो किसी तरीके से हो, उसका नाली, पानी, बिजली, जो आप बात कर रहे हैं समस्याओं की, उससे लेकर के। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस तरह का QR कोड डाल करके आपको क्या लगता है ये चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, ये जो पार्टी है CPIM, ये एक जनता के द्वारा चलाई हुई पार्टी है। हमारे बीच में कोई बिल्डर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और हम जिस नज़रिए से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को देखते हैं वो लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि आज मीरा भाईंदर में 3 बड़े बड़े बिल्डर हैं और 3 बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। ये बिल्डर लोग अपने
पार्टी से जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया है, ये कॉर्पोरेटर लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर अपना कब्जा बनाने के लिए, यानी जो रीडेवलपमेंट का खेल आने वाले दिनों में शुरू होने वाला है, उसके लिए ये कॉर्पोरेटर लोग काम कर रहे हैं। और आज आपने बहुत अच्छा बोला कि मैं जनता से आज मांग रहा हूँ, मैं जनता से वोट भी मांग रहा हूँ, जनता से पैसा ही मांग रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई नीयत नहीं कि इलेक्शन के बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर बन जाऊँ या बिल्डर बन जाऊँ या भ्रष्टाचार करूँ। आज जो लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, आपको 500 रुपये जो भी दे रहे हैं लोग, करने वाले करते, तो वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि कल उठ के कमा सकें। हमारा कमाने का कोई नियत ही नहीं है। हम तो सिंपल है कि भाई आपका पैसा, आपका वोट हमको दो, आपके लिए नगर सेवक रहेंगे, सड़कों पर हमेशा रहेंगे और आपके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। आज जो लाखों रुपये खर्चा कर रहा है, क्या वो कल करोड़ों नहीं कमाने वाला है? जो कॉर्पोरेटर की नगर सेवक की पगार कितनी होती है, 35,000 40,000, वो फॉर्च्यूनर में कैसे घूम रहा है? ये सवाल तो लोगों ने पूछना चाहिए। तो जनता का इलेक्शन, जनता के पैसे से लड़ने का जो काम है, ये हमारी पार्टी आज से नहीं है। केरल में हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ हम कर रहे हैं। और केरल का आप देख लीजिए डेवलपमेंट क्या है, बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है। तो जनता से जो मांग रहा हूँ, वाइट पैसा मांग रहा हूँ, कोई मतलब टैक्सेबल, वो जो मेरे को इलेक्शन कमीशन को मुझे बताना है कि इतना पैसा मुझे आया है। और मुझे बहुत खुशी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसा मैंने लोगों से मांगा, लोगों ने मुझे एक दिन में 50,000 के आसपास मुझे डोनेशन ऑलरेडी आ चुका है। और हमारा मेजर खर्चा क्या है? पत्रक बनाना है, पत्रक बांटना है। बाकी मेरे साथी है, वो यहाँ पे जो बाकी ऑफिस में आप देखेंगे भीड़ जमा है, 500 रुपये पर डे, 700 रुपये पर डे पे लोगों को रखा जा रहा है। तो हम लोग उस तरीके की राजनीति नहीं करते, जीतने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। आपके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पता चलता है कि आपके निशाने पर बिल्डर ही क्यों है? क्या टारगेट है बिल्डर? देखिए, मेरे निशाने पे बिल्डर ही हैं, इसलिए है क्योंकि इस इलाके में जो राज कर रहे हैं, कोई हिंदू के नाम पे वोट मांगता हो, कोई मुसलमान के नाम पे वोट मांगता हो, कोई अलग अलग आइडेंटिटी के नाम पे वोट मांगता हो भले, लेकिन आप देखेंगे कि जो मेन सत्ता में कौन बैठा है मीरा भाईंदर में, तो जैसा मैंने बताया कि 3 बड़े बड़े बिल्डर बैठे हुए हैं। और विकास के नाम पर क्या करते हैं लोग? विकास के नाम पर कि इन्होंने खाली जो है ऐसा गटर के ऊपर सेल्फी पॉइंट बना दिया, और ये मेट्रो वेट्रो जो बना रही है, सब अपने बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स का दाम बढ़ाना है, तो वो अपने लिए विकास कर रहे हैं। तो जो बोलते हैं ना, 3 बड़े बड़े जो मोटे पेट वाले भुक्कड़ लोग खा रहे हो तो नीचे थोड़ा गिर जाता है, तो इसी को हम विकास समझते हैं। विकास का मतलब तो तब है ना जब कोई बच्चा एजुकेशन के मतलब एजुकेशन से वंचित नहीं रहे, कोई बच्चा जो है मतलब इलाज सबको मिले। ये सब कहाँ है मीरा भाईंदर में? आज भी कोई अगर हादसा होता है, लोग कहाँ जाते हैं? नायर में जाते हैं। तो ये विकास कहाँ है? तो लोगों का विकास नहीं हो रहा है। बिल्डर लॉबी सत्ता में है। आप कांग्रेस को दो, भाजपा को दो, शिवसेना को दो, मनसे को दो, किसी को दो, सत्ता में बिल्डर आते हैं। और बिल्डर का जो हित है और नागरिकों का जो हित है, वो दोनों ऑपोजिशन में है। और नागरिकों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैं और मेरी पार्टी एक कैंडिडेट उम्मीदवार हमने खड़ा करा है। ठीक है, ये मेरा बोलना है। यहाँ जिस प्रभाग में आप चुनाव लड़ रहे हैं, आमतौर पे यहाँ हमेशा से ऐसा होता आया है कि चुनाव के एंड टाइम पे, चुनाव से ठीक पहले कोई बिरयानी बांट देगा, कोई पैसा बांट देगा। ऐसे में जो आपकी स्थिति है, जैसा आपने कहा कि हम लोगों से चंदा लेकर के अपने पार्टी का प्रचार या अपना जो प्रपत्र सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे फाइट कर पाएंगे ऐसे लोगों के बीच जो चुनाव के ठीक पहले बिरयानी या पैसे के दम पर तो जीतने का प्रयास करेंगे? देखिए, मेरे को लगता है कि लोग है ना बहुत समझदार हैं। लोग जानते हैं कि 30 साल से, अगर मैं स्पेसिफिकली प्रभाग 22 की बात करूं, तो 30 साल से नया नगर के अंदर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है। और जब भी विकास की बात होती है तो एक बंगला और बंगले से जुड़े कुछ घर, इनके अलावा किसी का कोई विकास हुआ नहीं है। तो एक बिरयानी या 1 किलो मटन, इस तरीके का छोटी चीज़ों पे लोग बिकते नहीं हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और नया नगर में लोग कांग्रेस को मजबूरी में वोट देते हैं। नया नगर में कांग्रेस ने हमेशा लोगों को भाजपा का डर दिखा कर वोट मांगा है, और विकल्प नहीं था, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया आज तक। लेकिन आज यहाँ पर भाजपा से लड़ने में कांग्रेस से भी आगे हमारी पार्टी सड़कों पर है, ठीक है ना। तो वो एक विकल्प मिला है, तो लोग भले ही बिरयानी खा लें, भले ही मटन ले लें, लेकिन वोट जो है 22 में CPIM को देंगे, मुझे देंगे, बादशाह सादिक, ऐसा मुझे उम्मीद है। और जहाँ तक सपोर्ट की बात है, आपने खुद जैसा कहा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके का हवा चल रहा है, सामने से लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं पिछले 5 साल 10 साल के काम के बेस पे। और यहाँ पे जितने लोग हैं वॉलंटरी आए हैं, समाज में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और उनको पता है कि बदलाव वही लोग कर सकते हैं जो पद का वेट ना करें और काम करें। और मैंने वो काम किया है, मेरी पार्टी ने वो काम किया है। तो इसलिए लोग इस बार मुझे लगता है 22 से मुझे और मेरी पार्टी को जिताएंगे। आपके साथ विवाद भी जुड़ा रहा, चाहे वो कोरोना के समय आपने जो समाज सेवा की है वो तमाम लोग जानते हैं। कई सालों से आप लगे हुए हैं और आपने NRC, CEA
सहित तमाम मुद्दों पर मुखरता से बात की, लोगों के बीच में जाकर के इन मुद्दों को उठाया। स्कूल फीस माफ़ी को लेकर के, अस्पताल की व्यवस्था सुधारने को लेकर के तमाम आपने सामाजिक बहुत अच्छे काम भी किए। लेकिन उसमें एक और बात जुड़ी, फ़लस्तीन को लेकर के जो आपने बात उठाई, तो कहाँ तक सही है कि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, लोकल मुद्दों को छोड़ करके, देश के आंतरिक मुद्दों को छोड़ करके फ़लस्तीन पर आपने बात की, शायद उस पर मुकदमा भी आप पर हुआ है, तो कहाँ तक सही है कि आप अपने देश की बात न करके फ़लस्तीन या अन्य इस्लामिक देशों की बात करें? जो आपको क्या लगता है इस मामले में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया में कहीं पर भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो किसी एक पर किया गया अत्याचार, नाइंसाफ़ी पूरी इंसानियत पर किया गया अत्याचार और नाइंसाफ़ी होती है। और इसीलिए जब इजराइल जो है गाज़ा पे नरसंहार कर रहा है, तो ऐसे मुद्दे पे सिर्फ मीरा रोड नहीं है, दुनिया भर में जो प्रोग्रेसिव सोचने वाले लोग हैं, जो इंसानियत को ज़्यादा मानते हैं, वो लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस नरसंहार का विरोध किया है। उसमें हमारी भारत सरकार भी है कि भाई गाज़ा में नरसंहार रोको। तो जो सरकार कह सकती है अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, वो लोग क्यों नहीं कह सकते रोड पे? तो हमने रोड पे बोला है, उसमें कोई गलत है नहीं है। तो उस पर मुकदमा भी तो हुआ, उसमें मुकदमा हुआ है। वो पुलिस प्रशासन को लगा कि मुकदमा करना है, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। मुझे या मेरी पार्टी को जो सरकार, वो हमने किया। सड़कों पर किसी नाइंसाफ़ी का विरोध करने के लिए अगर जेल जाना पड़ता है, तो मैं और मेरी पार्टी के लोग हमेशा जेल जाने को भी तैयार है। वो हम करेंगे, हमेशा ही करेंगे। यहाँ पर कोई इलेक्शन या नो इलेक्शन वोट बैंक की बात नहीं है। बात ऐसी कि अन्याय हुआ है तो उसके खिलाफ मुँह खोल के बोलना ज़रूरी है, वो हमने किया है। एक आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने प्रभाग की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, और वो क्या 3 काम ऐसे करेंगे जो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला 3 काम कम शब्दों में बताएं कि क्या आप करेंगे जिससे उनको, आपके प्रभाग की जनता को सीधे सीधे फ़ायदा पहुँचे? देखिए, अगर मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि नया नगर में जो पानी के मसले हैं, उस मसले को लेके एकदम डीप, मतलब एकदम समझना है कि मसला क्या है। पिछले दिनों में जब मतलब पानी का सप्लाई का प्रॉब्लम नहीं है, पानी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जो टैंकर माफिया लॉबी है वो आपका पानी लेके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करके पानी का जो मसला है उसको सिरे से ख़त्म करने के लिए मैं और मेरी पार्टी काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि यहाँ पर जो बड़े पैमाने में जो बिल्डर लॉबी एक दबाव के चलते आपसे आपकी ज़मीन छीनने का काम कर रही है, उसको लेकर मैं आपके और बिल्डर लॉबी के सामने एक क्या बोलते हैं उसको, नहीं, बिल्डर लॉबी और आपके सामने अगर कोई खड़ा रहेगा तो मैं और मेरी पार्टी खड़ी रहेगी कि ज़मीन जो है उनका है जिन्होंने फ्लैट खरीदा है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने बिल्डर को चुन पाए, आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर के बिल्डर को नेगोशिएट कर पाए और अपने लिए बेहतर घर ले पाए। आज नया नगर में एक मोनोपोली चल रही है कि बिल्डर यहाँ पर 1-2 बिल्डर यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग हैं वही बिल्डर आएंगे, कोई दूसरा बिल्डर को आने नहीं देंगे। इस तरीके का जो दबाव चल रहा है वो दूसरा पॉइंट है जिसको लेकर हम काम करेंगे। और उसी दूसरे के अंदर एक पॉइंट बोलता हूँ, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो सत्ता में बैठे लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि हमने नया नगर को बसाया है, वो नया नगर को बसाते इल्लीगल बहुत सारे काम कर गए। आरजी के ग्राउंड में बिल्डिंग बना दिया, अपने भाई चाचा लोगों को घर बनाने को, मतलब इल्लीगल बहुत काम कर लिया। मतलब हमको अगर कोई 10 रुपया रिक्शा वाला ज़्यादा मांग ले तो लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन लाखों का चूना यहाँ पे लोगों को लगाया गया है सत्ताधारी में, जो यहाँ पे नया नगर के बैठे लोगों ने। तो वो जो बिल्डिंग को रेगुलराइजेशन करना है उसको लेके एक मुहिम के तहत बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्चा ना करते हो। यहाँ पर क्या है, हर काम के लिए दलालों का इस्तेमाल किया जाता है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है और आपका वो काम लीगलाइजेशन का काम भी हम करेंगे। और आखिरी चीज़ ये है जो मैंने बताया कि कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल बिना एजुकेशन के रहेगा, ऐसा रह नहीं सकता। कहीं पैसे का कोई मसला है तो हम वहाँ पे इंटरवीन करेंगे और बच्चे की पढ़ाई कंटिन्यू हो ये मतलब निश्चित करेंगे। वैसे अस्पताल इलाज का हक भी सबको दिलाएंगे। ये थे हमारे साथ सादिक पाशा जो प्रभाग 22 से CPIM से उम्मीदवारी के लिए खड़े हैं। अपने सामाजिक कार्यों और तमाम कोरोना से लेकर के जितने भी सामाजिक कार्य और स्कूल की फ़ीस माफ़ी, अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के, इन सब कामों के ज़रिए आज मैदान में उतरे हैं। देखना ये है कि 15 तारीख को इनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार, नमस्कार।